हेलो दोस्तों। इस भाग में हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के विषय में। पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कायिक जनन किस तरह से होता है, किन विधियों के द्वारा होता है और उससे किस तरह से लाभ और नुकसान होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अलैंगिक जनन, उसके प्रकार व उससे होने वाले लाभ व हानियों के विषय में। जैसा कि मैंने बताया था, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक ही जीवधारी से होती है, जिसमें एक अकेला जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव या जनक वयस्क होने के पश्चात अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियों को उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समसूत्री विभाजन के द्वारा यह जनन होता है, और आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से दो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जनक तथा संतत कोशिकाओं में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जनक व संतत कोशिका में एक समान होती है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। मान लीजिए आपने एक सेब ले लिया और उसे अगर हम काट करते हैं तो दो भाग उसके बनेंगे। अगर उसे दो भागों में हम काटें तो दोनों भाग एक जैसे होंगे और दोनों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे। तो सेम इसी तरह से अलैंगिक जनन में भी एक अकेला जीवधारी दो भागों में बट जाता है और दोनों भाग एक जैसे होते हैं और दोनों से उत्पन्न होने वाली संतानें भी एक जैसी होती हैं। इसी वजह से दोनों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियों के विषय में, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविभाजन तथा बहुविभाजन। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। उसके बाद हम देखेंगे मुकुलन, बडिंग के विषय में। तो आइए इन तीनों के विषय में संक्षिप्त में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विविभाजन तथा बहुविभाजन क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, द्विविभाजन अर्थात एक जीवधारी का दो भागों में अलग हो जाना या बट जाना, और बहुविभाजन अर्थात बहुत से भागों में टूटना या अलग होना। तो जनन की इस क्रिया में क्या होगा, एक अकेला जीवधारी दो भागों में अलग हो जाएगा अथवा दो से अधिक भागों में अलग हो जाएगा और प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसा इस वजह से होगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो कोशिका होगी, कोशिका के अंदर का जो केंद्रक होगा, केंद्रक भी दो भागों में बटेगा और दोनों में गुणसूत्र या फिर उसके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे। इस स्थिति के कारण दोनों कोशिकाएं सरवाइव करेंगी और दोनों से एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बहुविभाजन, स्पोरुलेशन के विषय में, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन के विषय में। तो बीजाणु जनन की क्रिया शैवालों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है और उस थैलीनुमा संरचना के अंदर जिस तरह से एंजियोस्पर्म के अंदर बीज का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें बीजाणुओं का निर्माण होगा। और वह बीजाणु जब थैली पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी होगी तो उसके मैचुरेशन के बाद वो ब्रेक करेगी, टूटेगी और उससे बीजाणु बाहर निकलेंगे। बीजाणु बाहर निकलने के बाद अनुकूल मौसम में वो क्या करेंगे, नए पौधे के रूप में जर्मिनेट कर जाएंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मुकुलन अर्थात बडिंग की। मुकुलन खास रूप से ईस्ट में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि कोशिकाओं के ऊपर एक आउट ग्रोथ हो जाता है, मतलब एक गांठनुमा संरचना निकल आती है और वही गांठनुमा संरचना जनक से अलग होकर एक नए जीव को जन्म देती है। अब हम देखेंगे कलिका निर्माण। तो कुछ पौधों में अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि कुछ उसकी पत्तियों अथवा तनों के जो अग्रभाग होते हैं वहाँ पे कुछ कोशिकाओं का सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है, जो क्या करती हैं, कलिका जेम्यूल का फॉर्मेशन कर लेती हैं और यही कलिकाएं जेम्यूल्स जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण करती हैं। अब हम बात करेंगे खंडीभवन या पुनरुद्भवन की। तो खंड अर्थात टुकड़े से है, पुनरुद्भवन अर्थात जनन की क्षमता से है। तो कुछ पौधों में ऐसी भी क्षमता होती है जिसमें क्या होगा कि उसके जो तने होंगे वो कई भागों में टूट जाएंगे और प्रत्येक भागों में पुनः नए पौधे के उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
आइए हम इनके विषय में विस्तृत में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विविभाजन तथा बहुविभाजन क्या होता है। इस विभाजन में जनक का एक कोशिकीय शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संततियों का निर्माण करता है। अभी हमने आपको बताया कि जो समसूत्री विभाजन होगा अर्थात माइटोसिस डिवीजन होगा, ये कायिक कोशिकाओं में होगा अर्थात दैहिक कोशिकाओं में होगा, जो शरीर की समस्त भागों का निर्माण करने का कार्य करती हैं। इन कोशिकाओं की खास बात क्या होती है कि ये कोशिकाएं बाकी की अन्य कोशिकाओं से एक जैसी होती हैं, मतलब पूरी तरह से समानता प्रदर्शित करती हैं। जबकि जो जनक कोशिकाएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, जर्म सेल होती हैं, ये इनसे थोड़ा डिफरेंट होती हैं। और जनक कोशिकाएं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट गोनेट्स कह सकते हैं, अर्थात जिससे मानव में अगर हम बात करें तो उसके जो टेस्टिस होंगे, ओवरी होंगी, उनके अंदर उसका निर्माण होगा। जनक कोशिकाओं के अंदर अर्थात जर्म सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, जिसमें 1 से 4 कोशिकाएं बनेंगी और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। जबकि कायिक कोशिका या दैहिक कोशिका के अंदर 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह समान होंगी और इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी जनक और संतति में समान रूप से होगी। स्पष्ट है कि इसमें जनक सदस्य की मृत्यु तो नहीं होती है, परंतु एक पृथक जीव के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो एक अकेला जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न कर लिया, लेकिन उसमें क्या हुआ, अपने जैसे जब वो नए जीव को उत्पन्न करेगा तो केवल एक ही जीव को उत्पन्न नहीं करेगा, एक से ज़्यादा को करेगा, अर्थात वो समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन उसकी जो संततियां होंगी वो उसी के शरीर के टुकड़ों से बनेंगी, अर्थात वह जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जीवधारी होता है जो कभी नहीं मरता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं अमीबा। अमीबा भी अगर उसका भी शरीर कई खंडों में टूटता है तो प्रत्येक खंड से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसी तरह युगलिना में भी होता है और इष्ट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे बीजाणु जनन स्पोरुलेशन के विषय में। हमने आपको बताया ये एक कोश की पतली भित्ति युक्त होते हैं। इसमें नए जीवों का अंकुरण द्वारा निर्माण होता है। मुख्यतः कवक व शैवाल पौधे बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख सकते हैं यूलोथ्रिक्स, शैवाल में बनने वाले चल बीजाणु अर्थात जूस्पोर्स, जिसमें फ्लैजला होगा अर्थात ये गमन कर सकेगा। अचल बीजाणु एप्लानोस्पोर अर्थात ये गमन नहीं कर सकेगा। निश्चेष्ट बीजाणु एकाइनेट्स अर्थात ये क्या होंगे, सुप्त होंगे एक तरह से। और हिप्नोस्पोर्स सुप्त बीजाणु, इन्हें हम सुप्त बीजाणु कहेंगे। और ये जो एकाइनेट्स हैं इसे हम निश्चेष्ट बीजाणु कहेंगे। तो इनमें भी क्या होगा, ये बीजाणु हैं अर्थात ये अपने जैसे नए पौधे को जन्म देने का कार्य कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मुकुलन की। तो मुकुलन क्या है, इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। और ख़ास रूप से क्या होगा कि ईस्ट की जो कोशिकाएं होंगी या फिर जो ईस्ट होगा उसके शरीर पे आउटग्रोथ वाह वृद्धि देखने को मिलेगी, अर्थात पूरे शरीर पे गांठनुमा छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। कभी कभी क्या होगा कि कुछ वैज्ञानिकों का जो मानना है कि ये जो गांठनुमा संरचनाएं होती हैं ये जनक से अलग हो जाती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके केंद्रकों में समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन होता है, और केंद्रक के दो भागों में बंट जाने के कारण यह भी दो नए जीवों का निर्माण कर पाता है। परंतु कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह विभाजन असूत्री अर्थात एमाइटासिस टाइप का होता है। तो एमाइटासिस टाइप का जो डिवीजन होगा उसमें क्या होगा कि जो कोशिका होगी वो डंबल शेप में हो जाएगी, डमरू के आकार की हो जाएगी, और बीच से वो दो भागों में अलग हो जाएगी। और दो भागों में जब अलग होगी तो दोनों नए भाग नए ईस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। परंतु कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ पौधों के अंदर ये जो आउटग्रोथ होती है ये नए जीव का निर्माण नहीं कर पाती है, परंतु इसकी एक चेन सी श्रृंखला बन जाती है जिसे हम आभासी कवकजाल स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। जब ये अंत में संरचनाएं अलग होती हैं तब ये जाकर नए जीव को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कलिका निर्माण बड फॉर्मेशन के विषय में।
तो पत्ती व तने के अगले भाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कलिका जेम्यूल कहते हैं, जो मुख्य पौधे से अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ती व तने के अग्रभाग पे क्या होगा कि कुछ कोशिकाओं का सेल्स का डिपोजिशन होगा और वो एक कलिका जेम्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इनमें जो कोशिकाओं की संख्या होगी वो करीब 8 से 12 कोशिकाएं होंगी। और ऐसा अ, खास रूप से हम देख सकते हैं फ्यूनेरिया के अंदर। अब हम बात करेंगे खंडीभवन या पुनरुद्भवन की, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के विषय में। इसमें बहुकोशिकीय जनक पौधे का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं स्पाइरोगायरा व यूलोथ्रिक्स के पौधे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब पौधा पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो परिपक्व होने के बाद वो किसी बाह्य कारण के कारण, किसी एटमॉस्फेरिक कारण की वजह से वो अगर कई टुकड़ों में टूट जाता है, किसी जानवर के पैरों से दब जाता है और वो कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो उस प्रत्येक कोशिका के अंदर पुनः नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता होती है। यदि इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश होता है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अमीबा जो होता है ये अमर होता है, अर्थात ये कभी नहीं मरेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इसकी कोशिकाएं कई भागों में टूटेंगी और प्रत्येक भाग में कोशिका का जो केंद्रक होगा उसका अंश होना चाहिए, क्योंकि केंद्रक के ही अंदर जीवों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सम्मिलित होती है, जिसमें उसके डीएनए, आरएनए या फिर उसके जीन होते हैं जो नए जीव के जेनेटिक कैरेक्टर को उसके नई संतति में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन से क्या लाभ होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर हम एक ही कोशिका होगी और उसमें समसूत्री विभाजन होगा तो जनक और संतति कोशिका पूरी तरह से समान होगी, अर्थात वो क्लोन होगी। इसी वजह से संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणी विकास आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। ऐसा उनमें होता है जिनमें लैंगिक जनन होगा, अर्थात जिनमें युग्मकों का निर्माण होगा या फिर जिनमें मेल और फीमेल दो अलग अलग जीवों की रिक्वायरमेंट होगी। एक ही जनक के द्वारा संपन्न होता है, मतलब यह क्या होगा? एक ही जनक के द्वारा। इसमें एक अकेला जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म दे सकता है। अनेक पौधों में यह प्रतिकूल परिस्थितियां व्यतीत करने का साधन भी है। एग्जाम्पल के तौर पे शैवाल को देख सकते हैं। तो होता क्या है कि कुछ जीवधारियों के अंदर ऐसा होता है कि जब डिजर्ट वाली कंडीशन होती है, किसी भी तरह से सूखा आ जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो कोशिकाएं होती हैं, अर्थात जो जीव होता है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग सी हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, जिससे उसकी कोशिकाएं एक हार्श कंडीशन में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। और जैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वो जर्मिनेट कर जाती हैं या फिर नए जीव का निर्माण कर लेती हैं। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और न ही दो विभिन्न आनुवंशिक संरचना वाले युग्मक संयुक्त होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा? जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। नई जातियों का विकास नहीं होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। इस जनक की निरंतरता से संतति दुर्बल होती है, अर्थात जो संतानें होंगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी होती जाएंगी, तो उनका जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा वो धीरे धीरे रिसेसिव होने लगेगा। संतति में आनुवंशिक रोगों का भी स्थानांतरण हो जाता है। जब जनक और संतति में पूरी तरह से समानता होगी, किसी भी तरह का कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, अर्थात जो जेनेटिक प्रॉब्लम, किसी भी तरह से अगर कोई जीन जनक के अंदर किसी रोग को उत्पन्न करने का काम कर रहा है तो वही उसकी संतति में भी ट्रांसफर हो जाएगा।
इसके बाद हम देखेंगे 5वें नंबर पे पौधे या जीवों की गुणवत्ता में भी कमी आती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बार बार अगर जैसे हम एक ही बीज को खेत में बोते हैं तो धीरे धीरे पैदावार कम होने लगती है। तो ठीक यही बात यहाँ पे भी लागू होगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, उससे होने वाले फायदे, नुकसान और अन्य टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।